मुंबई सरोजनी हॉस्पिटल केबिन के बाहर लिखा था कियारा अग्निहोत्री। अंदर 25-26 साल की डॉक्टर फाइल पलट रही थी। चेहरे पर थोड़े टेंशन के भाव थे। 2 मिनट बाद सामने से दरवाज़ा खुला और उसका ध्यान सामने गया तो आंखें छोटी हो गई। वो सामने घूरते हुए बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की, और अब अंदर? सामने टेबल पर उसी की फाइल उठाकर नीचे पटकते हुए, तुम्हारी कैसे हिम्मत हुई ये कहने की तुम बियान राजवंश से शादी नहीं करोगी? तुम्हारी औकात क्या है? जानती क्या हो तुम मेरे बारे में? तुम एक मामूली सी डॉक्टर। अगर मैं चाहूँ तो 2 मिनट में ये हॉस्पिटल खरीद कर तुम्हें यहाँ से धक्के मारकर बाहर कर सकता हूँ। इसलिए अपने स्टेटमेंट वापस लो, वो भी पूरी माफ़ी के साथ। कियारा बोली, हो गया तुम्हारा तो अब जा सकते हो। मेरे पास इन सब फालतू बातों के लिए टाइम बिल्कुल नहीं है, और जो मेरा फैसला है वो मैंने साफ साफ पहले ही तुम्हें और सबको बता दिया है, तो वो अब क्या कभी नहीं बदलने वाला। और तुम्हारे जैसे घटिया बदतमीज इंसान से शादी तो क्या शक्ल भी देखना मंजूर नहीं है मुझे। बियान उसे घूरते हुए, तो ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? सोच लो डॉक्टर, वरना कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे ही हॉस्पिटल में तुम्हारा ही पोस्टमार्टम हो जाए। कियारा बोली, जस्ट शट अप एंड गेट आउट, वरना धक्के मार कर मैं तुम्हें बाहर का रास्ता दिखाऊंगी, वो भी बिना इज्जत के। वियान उसे घूरते हुए, बहुत ज़्यादा पछताने वाली हो तुम, याद रखना। आज तक बियान को किसी ने ना नहीं बोला और तुमने पूरी फैमिली के सामने मुझे ना बोला है। अब देखो मैं क्या करता हूँ। कियारा वैसे ही उसे देखते हुए बोली, मैं भी बहुत कुछ कर सकती थी, लेकिन शरीफी समझ लो, बस एक नाम तुम्हारी इज्जत बचा दिया, वरना आज पेपर के तुम हेडलाइन बने हुए होते, वो भी रिजेक्शन के साथ। हर कोई बिकाऊ नहीं होता वियान राजवंश, और तुम्हें खुद पर कुछ ज़्यादा ही घमंड हो गया था। तो अब जो करना है जाकर बाहर करो और निकलो यहाँ से। बियान हंसते हुए, आज के समय में हर चीज़ की एक कीमत होती है डॉक्टर, और तुम्हारी भी कोई ना कोई कीमत ज़रूर होगी। बोलते हुए उसके टेबल पर रखा सारा सामान नीचे फेंकते हुए, दरवाजे को लात मारते हुए गुस्से से बियान बाहर निकल गया। कियारा उसे जाते हुए देख रही थी। 2 मिनट में उसका केबिन कबाड़ बन चुका था। कियारा गुस्से से अपने केबिन को देख रही थी। कोई भी सामान सही सलामत नहीं था। 2 मिनट में उसका केबिन एक कबाड़ खाने में तब्दील हो चुका था, और वो एक एक सामान को घूर रही थी जैसे इन सब में उन्हीं की गलती हो। 10 मिनट बाद उसके केबिन का दरवाज़ा खोलते हुए एक लड़की, जो कि लगभग उसी की उम्र की थी, अंदर आते आते भी केबिन का हाल देखकर दरवाजे पर रुकते हुए बोली, ये क्या है यार, ये क्या किया? माना तुझे गुस्सा थोड़ा ज़्यादा आता है, इसका मतलब ये तो बिल्कुल नहीं कि तू अपने ही केबिन को कबाड़ में तब्दील कर दे। कियारा उसे घूरते हुए अपना बैग लेकर बाहर निकलते हुए बोली, सोना, मजाक के मूड में मैं बिल्कुल नहीं हूँ। किसी से बोलकर इसे साफ करवा देना और मेरे सारे अपॉइंटमेंट किसी और को दे देना। बोलकर वहाँ से निकल गई। सोनाक्षी बोली, इसे क्या हुआ? आज इतना गुस्सा? पक्का किसी का मर्डर होने वाला है। चल सोनाक्षी, शुरू हो जा बेटा इसके किए काम की भरपाई करने के लिए। कियारा बाहर आई और अपनी स्कूटी लेकर निकल गई। वियान घर आया और बिना किसी की तरफ देखे ऊपर जाने लगा। पीछे से आवाज़ आई, वियान ये क्या है? किसी ने तुम्हें ना बोल दिया तो तुम ये सब करोगे? वियान रुककर उन्हें देखते हुए बोला, उसने वियान राजवंश को ना बोला है दादू। आज तक जो भी मैंने चाहा सब हासिल किया है, और उसने मुझे ना बोला। उसकी औकात क्या है? 2 कौड़ी की डॉक्टर। उसके जैसे डॉक्टरों की फौज खड़ा कर सकता हूँ मैं। यशवीर राजवंश, वियान के दादाजी, घर के मुखिया, उसे देखते हुए बोले, वो लड़की हमें पसंद थी वियान, इसलिए हमने उसके घर तुम्हारा रिश्ता भेजा। लेकिन अगर वो तुम्हें पसंद नहीं करती तो कोई बात नहीं, इसे ईगो पर लेने वाली कोई बात नहीं है। और भूलो मत, उसने मेरी जान बचाई है, इसलिए वो मामूली तो बिल्कुल नहीं। भगवान के बाद अगर इस धरती पर कोई भगवान है तो वो सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर होते हैं। बियान बोला, आई डोंट केयर, लेकिन जो भी उसने किया है ठीक नहीं किया है। उसकी कीमत तो उसे चुकानी पड़ेगी। बोलते हुए अपने रूम में चला गया। दूसरे दिन वियान अपने केबिन में आया तो उसके केबिन का सारा सामान बिखरा हुआ था, तो चिल्लाते हुए बोला, व्हाट द हेल इज़ दिस? किसने किया ये सब? किसकी इतनी हिम्मत हो गई कि वो बियान के केबिन को? कियारा साइड के दरवाजे से निकलकर उसके सामने आते हुए बोली, क्यों, अच्छा नहीं लगा? मुझे तो लगा था कि तुम्हें ऐसे रहने की आदत होगी। वियान दांत पीसते हुए बोला, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मेरे ऑफिस में आकर मेरे केबिन का ये हाल किया है?
जानती भी हो इसकी कीमत कितनी है? तुम्हारी पूरी फैमिली, क्या तुम्हारी 7 पुश्तें भी मिलकर इसका एक कांच भी नहीं खरीद पाएंगी, और तुमने मेरा करोड़ों का नुकसान कर दिया। कियारा बोली, गुड, ऐसे ही बैठकर हिसाब करो, क्योंकि मेरी 7 पुश्तें भी तुम्हारी ये करोड़ों की भरपाई नहीं कर पाएंगी। तो जोड़ते रहो। और उसके हाथ में एक फेविक्विक देते हुए बोली, एक काम करो, इससे जोड़ लेना, कुछ नुकसान कम ज़रूर हो जाएगा। बोलते हुए बाहर निकल गई। वियान गुस्से से पैर मारते हुए, तुम अब अपनी उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दो डॉक्टर। अब तुम्हारी एक एक चीज़ के साथ देखो मैं क्या करता हूँ। बोल फ़ोन निकाल कर किसी को फ़ोन मिलाते हुए बाहर आया और सबको देखते हुए बोला, 1 महीने की सबकी सैलरी कट, और आज के बाद अगर मेरे केबिन में बिना मेरी इजाज़त कोई आया तो समझ लेना ये ऑफिस उसके लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। बोलते हुए बाहर निकल गया। कियारा अपनी स्कूटी निकालते हुए खुद से बोली, बड़ा आया अपने आप को तो समझने वाला। कियारा अग्निहोत्री को खरीदने चला था। पैसे वाला होगा तो अपने लिए होगा, अब अगर फिर से पंगा लिया तो पेपर के हेडलाइन में दिखेगा। बोलते हुए वहाँ से निकल गई। और वियान ऊपर से उसे जाते हुए देखकर वापस से किसी को फ़ोन मिलाते हुए बोला, एक लड़की का नाम भेज रहा हूँ, 1 घंटे में उठने से सोने तक, बचपन से अब तक का सारा डिटेल चाहिए। बोलकर फ़ोन रख दिया। पहली बार किसी ने उसका इतना इंसल्ट किया है, वो भी सामने से। कियारे ने स्कूटी घर के बाहर रोकी। छोटा सा घर था लेकिन काफ़ी खूबसूरत था, जिसके नेम प्लेट पर अग्निहोत्री हाउस लिखा हुआ था। कियारा अंदर आते हुए बोली, पापा आज देख लीजिए, मैं पहले आ गई, आज तो आपकी सारी शिकायतें खत्म। हाल में कुछ लोग बैठे हुए थे और उनके साथ उसके पापा अनिल अग्निहोत्री भी बैठे हुए थे। तो उसने सबको नमस्ते बोला और किचन में आते हुए धीरे से बोली, मम्मी ये लोग क्यों आए हैं? पूनम अग्निहोत्री, कियारा की मम्मी बोली, तुम्हारे पापा के साथ काम करते हैं और आज सूरज पूरब से डूब रहा है क्या, जो डॉक्टर साहिबा इतनी जल्दी घर आ गई? कियारा बोली, मम्मी बस आज मन किया पहले आने का तो आ गई, और वैसे तो आपको रोज़ शिकायत रहती थी, और अब आज जल्दी आ गई तो भी शिकायत है। पूनम जी इसके सर पर हाथ रखते हुए बोली, नहीं मैं तो बस ऐसे ही बोल रही थी, जाओ फ्रेश हो जाओ, मैं चाय तुम्हारे रूम में लाती हूँ। कियारा ओके बोलते हुए अपने रूम में चली गई। कुछ देर बाद पूनम जी उसके लिए चाय लेकर अंदर आते हुए बोली, किट्टू अब आते ही फिर से बिजी, मुझे तो समझ नहीं आता आखिर ये फ़ोन बनाया किसने? कियारा बोली, मम्मी यार अच्छा ठीक है, आप बैठो, मैं आपकी सौतेली बेटी को दूर रख दे रही हूँ, ठीक है? पूनम जी उसे घूरते हुए, मार खाना है? कियारा बोली, बिल्कुल नहीं। बोलते हुए उनके गोद में सर रख दिया। पूनम जी उसके सर पर हाथ रखते हुए, विनोद भाई साहब मयंक का रिश्ता लाए हैं, तुझे पसंद है वो? बियान को तो ना बोल दिया, इसे क्या करें? कियारा जल्दी से उठकर बैठते हुए, मयंक और बियान में डिफरेंस है, वो 1 नंबर का घमंडी, अकड़ू और बदतमीज इंसान है। उसे पैसे का इतना घमंड है कि आप पूछो मत, अपने आप को पता नहीं क्या समझता है। पूनम बोली, और मयंक? कियारा बोली, वो नॉर्मल है। पूनम जी बोली, मतलब पसंद है? कियारा बोली, नहीं पसंद नहीं, लेकिन क्या ही फ़र्क पड़ता है, शादी करनी है तो कर लूँगी। पूनम जी बोली, तो हाँ बोल दें। कियारा बोली, आपको कुछ ज़्यादा जल्दी नहीं है मुझे भगाने की? पूनम जी बोली, वैसे तो नहीं है, लेकिन तेरा टाइम देखकर मैं मयंक के बारे में सोचकर परेशान हूँ, क्या होगा उसका? कियारा चाय पीते हुए बोली, अच्छा ही होगा उसका। पूनम जी बोली, मतलब कोई दिक्कत नहीं है? कियारा बोली, नहीं है। पूनम जी उसका सर चूमते हुए बाहर निकल गए। कियारा चाय पीते हुए बोली, मयंक देखने में तो अच्छा है, बातें भी अच्छी कर लेता है, बाकी जो होगा देखा जाएगा। बोलकर अपने फ़ोन में बिजी हो गई। दूसरे दिन से कियारा वापस से अपने हॉस्पिटल में बिजी हो गई। वियान राजवंश नाम का कोई तूफान उसके लाइफ में आने वाला है और भयंकर तबाही मचाने वाला है, वो ये भी भूल गई। जैसे पहले सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, वैसे ही वापस से उसकी लाइफ नॉर्मल चलने लगी। सोनाक्षी उसके केबिन में अंदर आते हुए बोली, किट्टू? कियारा ने घूरकर उसे देखा तो वो हड़बड़ाते हुए बोली, सॉरी गलती से हो गया यार, और वैसे भी आंटी तो बुलाती है ना, तो तुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, तो फिर मैं बुलाती हूँ, तभी तेरे सर पर महाकाल क्यों सवार होते हैं? कियारा बोली, वो मम्मी है और तुम हो, और अब बोलो क्या प्रॉब्लम है? सोनाक्षी बोली, यार अब क्या प्रॉब्लम होगी, तभी आऊँगी। कियारा बोली, सोना बोलना है या नहीं? सोनाक्षी बोली, शाम को फ्री हो तो क्या हम शॉपिंग चल सकते हैं?
कियारा बोली, ज़्यादा नहीं, कुछ देर के लिए मुझे मयंक से आज मिलने जाना है। सोनाक्षी बोली, वाह क्या बात है, अभी से इलू इलू डॉक्टर साहिबा, वैसे अच्छा है, किसी को कोई तो मिला, यहाँ तो रेगिस्तान है रेगिस्तान है, चारों तरफ हरियाली का नामो निशान दिख नहीं रहा है, जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ वीरानियत ही दिख रही है। कियारा बोली, यही सब बोलने के लिए आई हो तो प्लीज़ जा सकती हो, मुझे अपने पेशेंट देखने हैं। सोनाक्षी बैठते हुए, देख लेना यार, वो मैं क्या कह रही थी, केतन इस समय कहीं बिजी है क्या? कियारा बोली, अब तुम्हें मेरे भाई में क्या इंटरेस्ट है? सोनाक्षी बोली, अब मैं पूछ भी नहीं सकती। कियारा बोली, देखो मेरे भाई की तरफ तो देखना भी मत, वो बहुत ज़्यादा शरीफ हैं, तुम्हारे चक्कर में आटे से भी ज़्यादा पिस जाएंगे। सोनाक्षी उसे घूरते हुए बोली, ये कुछ ज़्यादा तारीफ़ नहीं हो गई, और उतना भी शरीफ नहीं है तुम्हारा भाई जितना तुम तारीफ़ कर रही हो। कियारा बोली, मतलब क्या है? सोनाक्षी बोली, कुछ नहीं यार, मैं तो बस ऐसे ही फॉर्मल पूछ रही थी, वो बहुत दिनों से दिखा नहीं ना इसलिए। कियारा बोली, कोई चक्कर वक्कर तो नहीं है ना? अगर है तो अभी से बोल दो, वरना बाद में मत बोलना। सोनाक्षी बोली, ऐसा कुछ नहीं है, वो तो मैं बस ऐसे ही पूछ रही थी। कियारा बोली, तब ठीक है, वैसे भी मम्मी पापा उनके लिए एक अच्छी सी लड़की ढूंढ रहे हैं। सोनाक्षी बोली, लेकिन अभी क्यों? क्यों लड़की क्यों ढूंढते हैं? सोनाक्षी बोली, ओके ठीक है। कियारा उसे देखते हुए, तो फिर अब जाओ और पहले काम खत्म करो, फिर चलेंगे। सोनाक्षी ओके बोलते हुए बाहर निकल गई। वियान अपने ऑफिस में बैठा, सामने एक बड़े से फ्रेम किया हुआ कियारा का फोटो सामने दीवार पर लगाया हुआ था और हाथ में पकड़ा बाल गुस्से से दबाते हुए बोला, तुम जितना ज़्यादा खुश रहोगी मुझे उतना ज़्यादा मज़ा आएगा तुम्हें दुखी करने में कियारा अग्निहोत्री। तुम भूल जाओ मुझे, लेकिन वियान अपने दुश्मनों को कभी नहीं भूलता, याद रखना। तुम्हारा वो हाल करूँगा कि तुम न्यूज़ की हेडलाइन बनोगी, तब पता चलेगा किसी का इंसल्ट कैसे करते हैं। अब बस तुम अपनी उल्टी गिनती शुरू कर दो। शाम को कियारा सोनाक्षी के साथ मॉल में एक दूसरे के साथ मस्ती करते हुए शॉपिंग कर रही थी। कियारा बोली, वैसे भाई आने वाले हैं लेने मुझे, तुझे आज टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। सोनाक्षी बोली, कियारा बोली, तो मैं सोच रही थी कि उनके लिए भी थोड़ी शॉपिंग कर लिया जाए। सोनाक्षी बोली, कियारा बोली, ओ हेलो, क्या हुआ, देवदासी वाली फीलिंग क्यों ला रही हो यार? सोनाक्षी बोली, देवदासी? कियारा बोली, वही देवदास का फीमेल वर्जन देवदासी, अब बताओ क्या हुआ? सोनाक्षी बोली, कुछ नहीं, तुम्हें कुछ लेना था ना? कियारा बोली, चलो, और सामने शॉप पर आते हुए बोली, शर्ट दिखा दो भाई। सोनाक्षी कहीं और ही गायब थी। कियारा एक ब्लैक शर्ट उठाते हुए, ये बेस्ट रहेगा भाई के लिए, सोना तुझे कैसा लग रहा है? सोनाक्षी बोली, अच्छा है। कियारा बोली, सच में तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? ये क्या अच्छा हाँ ना में जवाब दे रही है यार? सोनाक्षी बोली, मैं वॉशरूम से आती हूँ। कियारा बोली, लेकिन हुआ क्या? लेकिन सोनाक्षी बिना कुछ बोले अब आगे निकल गई। कियारा सर झटक कर वापस से शर्ट देखने में बिजी हो गई। कुछ देर बाद, मॉम, इस मॉल में अब मुझे एक सेकंड भी नहीं रुकना, क्योंकि ये मॉल मुझे डिजर्व नहीं करता। कियारा को ये आवाज़ कुछ जानी पहचानी लगी, लेकिन उसने उस पर बिना कोई ध्यान दिए सामने देखते हुए बोली, ये शर्ट पैक कर दो, और आगे बढ़ गई। वियान गुस्से में मुट्ठी भींचते हुए बोला, इसने मुझे इग्नोर किया। वियान राजवंश को लड़कियां मुझे देखने के लिए मरती हैं, और ये? कियारा का फ़ोन बजा तो निकालते हुए बोली, भाई कहाँ हो आप? केतन बोला, किट्टू तू बाहर आ, मैं बाहर ही हूँ। कियारा बोली, बस सोना को लेकर आ रही हूँ। केतन बोला, नहीं तू अकेले आ, वो अपने घर चली गई। कियारा बोली, लेकिन अभी तो वो अंदर गई थी। केतन बोला, किट्टू आना यार, मैं बोल रहा हूँ वो अभी अभी घर गई है। कियारा बोली, ओके आ रही हूँ, बोलकर आगे बढ़ी और जल्दी जल्दी में वियान से टकरा गई। लेकिन वियान एक इंच भी नहीं हिला, बस उसे ही घूर रहा था। कियारा बिना उसे देखे सॉरी बोली और वहाँ से बाहर निकल गई। वियान बोला, सच में ये लड़की इतनी बदतमीज है या फिर जानबूझकर ये सब कर रही है? कियारा बाहर आकर गाड़ी में बैठते हुए बोली, सोना अचानक क्यों चली गई भाई, आपसे कुछ बात हुई है क्या? केतन गाड़ी स्टार्ट करते हुए बोला, मुझे क्या पता, वो तो तुझे पता होना चाहिए, तुम्हारी दोस्त है, तुम दोनों साथ रहते हो। मैंने तो उसे बस जाते देखा तो तुझे बता दिया, और मैं क्यों कुछ बोलूँगा उसे? कियारा बोली, भाई वो आपके आने का नाम सुनकर अजीब बिहेव करने लगी, और दोपहर में आपके बारे में भी पूछ रही थी, कहीं आपका उसके साथ कुछ चल तो नहीं रहा है, या फिर आपने उसके साथ कुछ ऐसा वैसा तो नहीं किया है ना?
केतन उसे घूरते हुए बोला, हो गया? कियारा ने मुंह बना लिया। केतन उसके सर पर मारते हुए, इसलिए मुझे लगता है सारा दिमाग तुमने ना बस पढ़ाई में ही लगा दिया है। थोड़ा तो बचा कर रखना चाहिए था और कामों के लिए भी। बेचारे मयंक का क्या होगा? कियारा बोली, भाई आप सबको ऐसा क्यों लगता है कि उसका कुछ नहीं होगा? वो मेरे साथ रहेगा तो कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। केतन बोला, वो तो ऊपर वाला ही जाने। अब बताओ कहाँ छोड़ना है, घर जाना है या फिर कहीं और? कियारा अपना फ़ोन चेक करते हुए बोली, आप मुझे घर के पास वाले कैफ़े में छोड़ दीजिए। वो मयंक को कुछ बात करनी थी। केतन बोला, तो उससे बोल देना घर तक तुझे छोड़कर जाएगा। कियारा बोली, मैं आ जाऊंगी पैदल, वैसे भी थोड़ा वॉक करना चाहिए, सेहत के लिए अच्छा होता है। केतन बोला, लेकिन डॉक्टर साहिबा, अभी आपकी वॉक करने की उम्र नहीं हुई है, इसलिए आप आराम से आ जाइएगा। कियारा बोली, ओके आप जाओ, मैं आ जाऊंगी। केतन ने उसे कैफ़े के बाहर छोड़ा और वहाँ से चला गया। कियारा कैफ़े के अंदर आई तो मयंक एक टेबल पर बैठा उसी का इंतज़ार कर रहा था। कियारा उसके पास आते हुए बोली, हाय ज़्यादा लेट तो नहीं हूँ मैं? मयंक बोला, ज़्यादा तो नहीं, लेकिन इतना तो कर सकता हूँ। बैठो, क्या लोगी? कियारा बोली, चाय मिल सकती है क्या? मयंक बोला, मैडम कम से कम कॉफ़ी ऑर्डर कर लो यार, और वेटर को बुलाकर 2 कॉफ़ी लाने को बोल दिया। कियारा बोली, जब ऑर्डर तुम्हें ही करना था तो मुझसे क्यों पूछा? मयंक बोला, वो इसलिए कि इस कैफ़े वाले की थोड़ी कमाई हो जाए। डॉक्टर साहिबा गुस्सा छोड़िए और बताइए कैसी शादी करनी है आपको, क्योंकि मैं अपनी शादी में कोई लापरवाही या फिर कंजूसी बिल्कुल नहीं करना चाहता हूँ। कियारा बोली, तो समझ लो एक सिंपल सी शादी और एक खूबसूरत सी ज़िंदगी होनी चाहिए। मयंक, पैसा या फिर फालतू का तामझाम मुझे नहीं पसंद। मयंक बोला, यार मतलब अभी से सेविंग करवाने वाली बीबी मिलने वाली है मुझे। वाह क्या किस्मत है मयंक बाबू आपकी, काफ़ी लकी हूँ मैं, है ना? कियारा बोली, अगर तुम्हारे पास ज़्यादा पैसे हैं तो उसे किसी और की शादी में इन्वेस्ट कर दो, जो अपनी बेटियों के शादी का खर्च नहीं उठा सकता। वेटर आया और काफ़ी रख कर चला गया। मयंक बोला, ओके वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम्हें सच में डेस्टिनेशन वेडिंग नहीं चाहिए? कियारा बोली, नहीं, बस सपनों के बीच अपने चाहिए। मयंक बोला, एक बात बताओ यार, तुमने डॉक्टर बनने का फैसला क्यों किया? कियारा काफ़ी पीते हुए बोली, मतलब? मयंक बोला, मतलब तुम फिलोसफर भी बन सकती थी, कितने लोगों की ज़िंदगी बच जाती यार। तुम्हें पता है इन सब चीज़ों से लोग इस समय क्या क्या करवा रहे हैं, कितना पैसा वेस्ट कर रहे हैं शादी में, और एक तुम। कियारा बोली, मेरा बस चले तो मैं मंदिर में भगवान के सामने बस 7 फेरे लेकर उनका आशीर्वाद ले लूँ, बस, और कुछ नहीं। इन सब का कोई मतलब नहीं है, सब वेस्टेज ऑफ टाइम, वेस्टेज ऑफ मनी है। मयंक बोला, सॉरी, लेकिन मुझे मेरी शादी इतनी भी सिंपल नहीं करनी। कियारा बोली, पता है। मयंक बोला, वैसे शादी के बाद हनीमून पर जाना है या वो भी कैंसिल? कियारा बोली, दिल्ली दूर है, पहले शादी की डेट फाइनल होने दो। मयंक बोला, वो तो पापा मम्मी आज गए हैं तुम्हारे घर, तो उसकी चिंता मत करो, मैंने जो बोला है उसके ऊपर ध्यान दो, और बताओ कहाँ जाना है? कियारा बोली, पता नहीं, मैंने कभी सोचा नहीं। मयंक बोला, तो अब सोचना शुरू कर दो, क्योंकि अब हमारी शादी होने जा रही है मैडम। शादी वाले भी कुछ ख्वाब देख लीजिए, क्या पता मेरा भी कुछ भला हो जाए। कियारा बोली, अब हमें चलना चाहिए। मयंक बोला, ओके चलो, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। कियारा बोली, नहीं, मैं ऑटो से या रिक्शा ले लूँगी। मयंक बोला, मतलब अभी से क्यों पिटवाना चाहती हो यार सास ससुर से कि मैं उनकी बेटी को पैदल घुमा रहा हूँ? कियारा बोली, ओके चलो, और उसके साथ बाहर निकल गई। गाड़ी के पास आई तो ऐसा लगा जैसे कोई उसे देख रहा था। इधर उधर देखा, कोई नहीं दिखा। मयंक बोला, क्या हुआ? कियारा बोली, कुछ नहीं, बस ऐसे ही, बोलते हुए अंदर बैठ गई। मयंक सीट बेल्ट लगाते हुए बोला, वैसे मुझे लगता है हम परफेक्ट कपल बनेंगे। कियारा बोली, वो कैसे? मयंक बोला, हम बचपन से एक दूसरे को जानते हैं, हमारी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, हमारी फैमिली एक दूसरे को जानती है, और क्या चाहिए लाइफ में? कियारा बोली, मयंक बोला, यू लव मी? कियारा उसे देखने लगी। मयंक गाड़ी स्टार्ट करते हुए बोला, पता है, नहीं करती तो क्या हुआ, पूरी उम्र पड़ी है करने को, आराम से करेंगे, रिलैक्स, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कियारा बोली, थैंक यू। मयंक बोला, कोई ज़रूरत नहीं है, आप ये थैंक यू ये सोचने के लिए खर्च कीजिए कि हम हनीमून पर कहाँ जाएंगे और क्या क्या करेंगे। कियारा बोली, मयंक, बियान के फ़ोन पर किसी का मैसेज आया तो उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक आ गई,
और उसने एक नज़र फ़ोन को देखकर जेब में रखा और ऑफिस के लिए निकल गया। सोनाक्षी अपने फ्लैट पर आई और रूम में आकर दरवाज़ा तेज़ी से बंद करते हुए बोली, आखिर समझता क्या है अपने आप को, शादी करनी है और लड़की भी देखना शुरू कर दिया, और हमारे बारे में एक बार डिस्कस करना भी ज़रूरी नहीं समझा। मैं ही बेवकूफ़ हूँ? सोना, तू ना सच में बेवकूफ़ है। उसने कब कहा कि वो तुझसे प्यार करता है? लेकिन मैं तो करती हूँ ना यार। फिर सर ऊपर करते हुए बोली, क्या भगवान जी, ये क्या है? आप ये सब क्या कर रहे हो? कुछ तो उसे अकल दे दो यार। लड़की सामने से बोल रही है और बंदा आंखें बंद करके पड़ा हुआ है। हद हो गई यार साधु बनने की, और मेरे वाले को ही क्यों साधु बनना है? आपको कोई और नहीं मिला तब करने वाला? सोना खुद से ही बातें कर रही थी। बियान ऑफिस में बैठकर कुछ वीडियो क्लिप देख रहा था। कुछ देर बाद उसे बंद करके सर को पीछे कर लिया। 2 मिनट बाद उसका सेक्रेटरी मिराज अंदर आते हुए बोला, सर ये सारी आज तक की इन्फॉर्मेशन। बियान उसके हाथ से फाइल लेते हुए बोला, कुछ छूटा तो नहीं है ना? मिराज बोला, नो सर। बियान बोला, जाओ। मिराज बाहर चला गया और बियान उस फाइल को देखने लगा। कियारा और मयंक के शादी की डेट 1 हफ्ते बाद की निकली थी। दोनों घर आए तो सबने उन्हें बधाई दिया और मुंह मीठा करवाया। कियारा ने सबका आशीर्वाद लिया और मयंक ने भी। दोनों के परिवार इस रिश्ते से खुश थे। कुछ देर बैठने के बाद मयंक अपनी फैमिली के साथ अपने घर चला गया। शादी तो सिंपल ही करनी थी, लेकिन उसके पहले भी बहुत सारी छोटी छोटी तैयारी करनी थी। पूनम जी ने कियारा को छुट्टी लेने के लिए बोल दिया कि अब वो छुट्टी ले ले, शादी में दिन ही कितने बचे हैं। कियारा उन्हें कंधे से पकड़कर बैठाते हुए बोली, आप चिंता मत करो, आप अपनी तैयारी करो, मैं फ्री हूँ। जब बोलोगे तब आकर मंडप में बैठ जाऊंगी, ठीक है? बोलकर अपने रूम में चली गई। पूनम जी सीढ़ी की तरफ देखते हुए बोली, देखा आप लोगों ने, ये लड़की, इसके लिए हर बात बस मजाक होती है। केतन बोला, माँ आप ना रिलैक्स करो, 1 हफ्ते और हैं, जितना प्यार करना है डांटना है डांट लो, उसके बाद तो आप ही सबसे ज़्यादा उसे मिस करने वाले हो। पूनम जी बोली, मैं क्यों मिस करूँगी? कौन सा उसे ढेर भेज रही हूँ? जब देखने का या फिर डांटने का जब मन होगा बुलाकर डांट लूँगी। केतन बोला, देख रहे हैं पापा, वही मैं सोचूं, मयंक को एक बार में ही इन्होंने क्यों पसंद कर लिया? मतलब मुझे किट्टू के शादी के बाद भी उससे शांति नहीं मिलने वाली है। पूनम जी बोली, शांति चाहिए तो फिर जल्दी से एक लड़की ढूंढ लो, वरना अगर मैंने ढूंढ लिया ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी। केतन बोला, मम्मी यार कम से कम एक की तो होने दो। पापा आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? तब से बस सब कुछ देखे जा रहे हैं। अनिल बोले, भाई अब मैं क्या बोलूँ? मुझे तो बस इसी बात की खुशी है कि मेरी किट्टू ज़्यादा दूर नहीं जा रही है, और मयंक भी एक सुलझा हुआ बच्चा है। नहीं तो कहाँ मिलते हैं ऐसे रिश्ते जो माँ बाप की इतनी मान मर्यादा करते हैं, उनकी हर एक बात उनके लिए पत्थर की लकीर होती है। केतन बोला, माँ पापा मतलब क्या है आप दोनों का? क्या हम आप दोनों की बात नहीं मानते हैं? कियारा सीढ़ी से नीचे आते हुए बोली, बिल्कुल भाई, मम्मी पापा ये गलत बात है। हाँ, आप लोगों ने तो अभी से इतना तारीफ करना शुरू कर दिया। इतना तारीफ तो विनोद अंकल ने भी आज तक नहीं किया होगा मयंक का, जितना आप दोनों ने 10 मिनट में कर दिया। अब इतना शरीफ भी नहीं है वो। पूनम जी उसके सर पर हाथ रखते हुए, एक माँ बाप की सबसे बड़ी चिंता होती है कि उसकी बेटी को एक अच्छा और सच्चा जीवन साथी मिले, और मयंक में वो सब गुण है, बस इसलिए थोड़ी तारीफ हो गई। और अब तुम दोनों जाओ, सारे रिश्तेदारों की लिस्ट बना लो और तुम्हारे पापा आज ही सबको कॉल कर दें, उसके बाद बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलने वाला है। केतन और कियारा दोनों ने मुंह बनाया और वहाँ पर लगे सोफे पर बैठ गए। वियान घर जा रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर आज एक अजीब सी स्माइल थी। एक अजीब सा सुकून था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो कोई बहुत बड़ी जंग जीतने की पूरी तैयारी कर चुका है और ट्रॉफी उसके हाथ में है। कुछ देर बाद घर आया। हॉल में दादाजी, उसकी मॉम सौरभी, डैड शिवराज और छोटी बहन वेत्री बैठकर किसी बात का डिस्कस कर रहे थे। दादाजी ने उसे अंदर आते हुए देखा तो अपने पास बुलाते हुए बोले, वियान इधर आओ, कुछ देर हमारे साथ भी बैठो, वरना शिव अपनी फालतू बातों से ही हम सबको पका देगा। शिवराज बोले, पापा बाप की शिकायत बेटे से, और वो भी ऐसी कि मैं आप सबको पका रहा हूँ। बियान ने सबको देखा, लेकिन अभी कुछ बोलता कि वेत्री जल्दी से उसके पास आते हुए बोली, भाई 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 आओ और बैठकर गेस करो क्या होने वाला है।
शिवराज उसे देखते हुए बोले, मुझे पूरा भरोसा है मेरी पसंद ही बियान की पसंद होगी। आई प्राउड ऑफ यू माई सन। जैसे आज तक तुमने बिजनेस को इतनी ऊंचाई पर पहुंचाया है, वैसे ही हर एक चीज़ तुम्हारे लिए उतनी ही मैटर करेगी जितनी वो मेरे लिए, इस परिवार के लिए मैटर करती है। बियान ने उनकी बातों का ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और कुछ सोचते हुए बोला, बिल्कुल डैड, आप जिस चीज़ पर हाथ रखोगे वो बियान राजवंश आपके कदमों में डाल देगा। वेत्री बोली, लेकिन हर एक चीज़ आप पैसे से नहीं खरीद सकते हो भाई, कुछ चीज़ें बिकाऊ नहीं होती। वियान बोला, आज के समय में वक्त भी बिकता है बच्चा, इसलिए पहले हायर स्टडी करो तब समझ आएगा। यहाँ सब कुछ बिकता है। सब कुछ मतलब सब कुछ, एवरीथिंग। मैं फ्रेश होकर आता हूँ, बोलते हुए अपने रूम में चला गया। शिवराज बोले, देखा पापा, मैंने कहा था ना कि मेरा बेटा मेरी कहीं कोई बात नहीं टालेगा। अब आप देखना मैं उसे सरप्राइज़ कैसे देता हूँ, और कोई उसे अब कुछ भी नहीं बताएगा। और अब त्रिलोचन को भी पता चलेगा कि वियान किसी की बात सुने ना सुने, लेकिन मेरी कही हर एक बात उसके लिए पत्थर की लकीर होती है। वेत्री बोली, लेकिन डैड, भाई से एक बार तो। शिवराज बोले, नहीं, कुछ दिन और इंतज़ार कर लो, उसके बाद देखना पापा के बर्थडे के दिन सरप्राइज़ देंगे, और मैं भी देखना चाहता हूँ वियान राजवंश का एक्सप्रेशन। दादाजी कुछ सोचते हुए बोले, जब तुम्हें इतना भरोसा है तो फिर हम क्या ही कर सकते हैं। शिवराज बोले, आप मेरे भरोसे पर भरोसा कर सकते हैं डैड, आपकी तरह मामूली लड़की नहीं ला रहा हूँ, अपने स्टैंडर्ड की ला रहा हूँ, जो इस घर के मान मर्यादा को मेंटेन कर सके। दादाजी बोले, ठीक है, तुम बोल रहे हो तो मैं मान लेता हूँ, लेकिन होना तो वही है जो ऊपर वाला चाहता है। दूसरे दिन वियान सुबह सुबह डाइनिंग टेबल पर आकर बैठते हुए बोला, गुड मॉर्निंग एवरीवन। शिवराज बोले, गुड मॉर्निंग। दादाजी भी बोले, गुड मॉर्निंग बरखुरदार। वेत्री उसे देखते हुए, भाई आप मुझे आज कॉलेज तक छोड़ देंगे। वियान उसे देखते हुए, गाड़ी और ड्राइवर को बोल दो, वो तुम्हें छोड़ देंगे, मेरी आज एक ज़रूरी मीटिंग है। वेत्री बोली, भाई एक दिन ही तो बोल रही हूँ, प्लीज़ छोड़ दो ना प्लीज़। शिवराज उसके सर पर हाथ रखते हुए, चलो आज तुम्हें मैं कॉलेज छोड़ दूँगा, आखिर मैं भी अपनी प्रिंसेस को छोड़ सकता हूँ। विद्युत, बियान का छोटा भाई, वेत्री से बड़ा, बाहर आते हुए बोला, मैं छोड़ दूँगा डैड, आप चिंता क्यों कर रहे हो, आप ऑफिस जाओ और इसकी चिंता आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। वियान बोला, कभी कभी ऑफिस भी आ जाया करो। विद्युत बोला, भाई जिस दिन भाभी ला दोगे उस दिन पक्का आ जाऊंगा, आई प्रॉमिस। वियान ने उसे घूरा तो विद्युत दांत दिखाते हुए बोला, पक्का आप ट्राई तो करो यार एक बार, और हाँ ये वाला लुक प्लीज़ उन्हें मत दिखाना। वियान बोला, तुम्हारी फालतू बकवास के लिए मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। बोलते हुए बिना किसी का कुछ सुने बाहर निकल गई। विद्युत बोला, डैड आप भाई को समझाते क्यों नहीं यार, कभी तो काम से थोड़ा फुर्सत लेकर ज़िंदगी को एक ज़िंदगी की तरह देखे। शिवराज बोले, तुम उसकी चिंता मत करो और ख़ुद पर फोकस करो अब, और नहीं, जल्द से जल्द ऑफिस ज्वाइन करो और सीखो अपने भाई से कुछ। विद्युत बोला, बिल्कुल नहीं डैड, मैं भाई की तरह मशीन नहीं हूँ, मैं इंसान हूँ और इंसानों के लाइफ से खुश हूँ। वेत्र, चलना है तो चल, मैं रास्ते में तुम्हें छोड़ते हुए, कुछ काम है निकल जाऊँगा। वेत्री बोली, बस 5 मिनट, मैं अपना बैग लेकर आ रही हूँ, बोलकर अंदर चली गई। दादाजी बोले, कहाँ जाने की तैयारी है छोटे साहब, अरे कभी तो फैमिली के साथ भी थोड़ा टाइम बिता लिया कीजिए। विद्युत बोला, दादू अभी काम है, लेकिन शाम को जल्दी आऊँगा, उसके बाद आज हम साथ में घूमने चलेंगे। दादाजी बोले, ठीक है। विद्युत वेत्री के साथ बाहर निकल गया। शिवराज बोले, पता नहीं कब समझेगा ये लड़का, एक वियान है इतना जिम्मेदार कि सर फक्र से ऊंचा हो जाता है, और एक ये है, पापा मैं तो परेशान हो चुका हूँ इससे, ये कभी अपनी जिम्मेदारी समझेगा भी या फिर ऐसे ही रहेगा। दादाजी बोले, शिव वो बच्चा है अभी। शिवराज बोले, पापा बच्चा नहीं है, इसकी उम्र में वियान ने पूरा बिजनेस ओवरटेक कर लिया था और हमारी कंपनी को यहाँ के बेस्ट कंपनी में शामिल कर चुका था, और एक ये लड़का है। दादाजी बोले, देखना एक दिन विद्युत भी वियान से अच्छा बिजनेसमैन और एक बेस्ट मैन बनेगा। शिवराज बोले, बस इसी बात की तो चिंता है, वो दिन आखिर कब आएगा। दादाजी बोले, चिंता को गोली मारो और वियान के शादी के बारे में सोचो। शिवराज बोले, बस फिलहाल वही सोच रही हूँ। वियान गाड़ी चलाते हुए फ़ोन स्पीकर पर करते हुए बोला, क्या हो रहा है, वहाँ की एक एक खबर मुझे चाहिए। हर जगह अपने आदमी रख दो कि लास्ट मोमेंट पर कोई प्रॉब्लम ना हो,
जो करना है कर सकते हो। वियान राजवंश को ना सुनने की आदत नहीं है, इसलिए कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। बोलते हुए फ़ोन रख कर गाड़ी की स्पीड बढ़ा दिया। विद्युत आराम से गाड़ी चला रहा था। वेत्री बोली, भाई आप कहाँ जा रहे हो? विद्युत बोला, क्यों? वेत्री बोली, नहीं बस ऐसे ही, अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने तो नहीं जा रहे हो ना? विद्युत उसके सर पर मारते हुए, ज़्यादा दिमाग नहीं समझी, और पढ़ाई पर फोकस करो वरना फेल हो जाओगी। उसके बाद डैड और भाई एक अमीर सा लड़का देखकर तेरी शादी कर देंगे, बस हो गया, राम नाम सत्य। वेत्री उसे घूरते हुए बोली, भाई। विद्युत बोला, ओके ओके, लेकिन मैं ज़्यादा कुछ कर भी तो नहीं पाऊंगा ना, इसलिए बोल रहा हूँ, समझ जा बच्चा। वियान ऑफिस आया और बिना किसी की तरफ देखे सीधे ऑर्डर देते हुए अपने केबिन में चला गया। बाहर सब एक दूसरे की बातें करने लगे। काश कोई आ जाता इनकी लाइफ में इनके जैसा, तब पता चलता, जब देखो तब बस हुक्म चलाना होता है, जैसे हम इंसान नहीं मशीन हैं। वियान अंदर आकर लैपटॉप खोल कर आज के सारे काम देखने में बिजी हो गया। कियारा सुबह सुबह हॉस्पिटल जा रही थी। सिग्नल पर गाड़ी रोक कर टाइम देखते हुए बोली, मुझे भी आज ही लेट होना था, मम्मी को भी ना, क्या ज़रूरत थी इतनी बात करने की, हो गया ना अब लेट। विद्युत अपनी गाड़ी से कियारा को देखते हुए बोला, हे वेत्र, वो देख डॉक्टर अग्निहोत्री जिसने दादू को उस दिन बचाया था। वेत्री बोली, अच्छी है, लेकिन भाई को रिजेक्ट किया था, इसलिए आप कुछ मत बोलो। विद्युत बोला, अच्छी, बस तुझे अच्छी लग रही हैं, सी इज बेस्ट डॉक्टर इन अ वर्ल्ड, और भाई को रिजेक्ट किया तो कोई कारण होगा, इसके लिए तुम नाराज़ तो नहीं हो सकती हो, सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है। वेत्री उसे देखते हुए, कहीं आपको प्यार व्यार तो नहीं हो गया है ना उनसे, जो आप इतनी तारीफ़ें कर रहे हो। विद्युत कियारा को देखने में इतना बिजी था कि उसकी बातों को बिल्कुल ध्यान ही नहीं दिया। कुछ देर बाद जैसे ही सिग्नल ग्रीन हुआ, विद्युत अब जल्दी से गाड़ी उसके स्कूटी के पीछे ले लिया। वेत्री बोली, भाई ये क्या कर रहे हो, किसी का पीछा करना गुनाह होता है, वो भी एक लड़की का, और ऊपर से डॉक्टर, भाई जेल जाना पड़ जाएगा, और वियान भाई हम दोनों को बिल्कुल बाहर नहीं निकालेंगे। विद्युत बोला, चुप कर, और मैं तो उन्हें थैंक यू बोलने जा रहा हूँ। वेत्री बोली, हाँ तो उस दिन बोला था ना, अब और कितना थैंक यू। विद्युत उसे घूरते हुए बोला, एक काम कर, 50 रुपये ले और कॉलेज चली जा। वेत्री रोनी शक्ल बनाते हुए बोली, भाई। विद्युत बोला, तो चुपचाप बैठी रह। बोलते हुए सामने देखा, लेकिन अब वो सामने कहीं नहीं थी। विद्युत बोला, खुश हो गई, खो गई ना? वेत्री बोली, यार आप मुझे कॉलेज छोड़ दो, उसके बाद आप जिसे मर्जी उसे ढूंढना। विद्युत बोला, अब आना कभी मेरे साथ, एक तो उनके हॉस्पिटल का पता नहीं है मेरे पास, और एक तुम्हारी वजह से वो गायब हो गए। वेत्री बोली, भाई। विद्युत ने उसे घूरा तो अब वो शांत हो गई। कियारा जल्दी जल्दी हॉस्पिटल के अंदर आते हुए सबको मॉर्निंग विश कर रही थी, और बाकी सब लोग उसे। 5 मिनट बाद अपने केबिन में आकर बैठते हुए बोली, चलो ज़्यादा लेट नहीं हुआ, बच गई। 2 मिनट बाद सोनाक्षी अंदर आते हुए बोली, गुड मॉर्निंग। कियारा कुछ नहीं बोली। सोनाक्षी बोली, गुड मॉर्निंग एंड सॉरी। कियारा बोली, कोई ज़रूरत नहीं है, आप महान हैं, और महान लोग हम जैसे छोटे मोटे लोगों को सॉरी नहीं बोलते हैं, तो आप प्लीज़ यहाँ से जाइए। सोनाक्षी बोली, सॉरी ना यार, ज़रूरी काम था, और तुम्हें डॉक्टर मुखर्जी ढूंढ रहे थे। कियारा बिना आगे उसकी बात सुने अब जल्दी से बाहर निकल गई। सोनाक्षी बोली, सच में दोनों भाई बहन एक जैसे ही हैं, एक कुछ बोलेगा नहीं और एक कुछ सुनेगी नहीं, और दोनों महान इंसान मेरे ही लाइफ में क्यों? 4 दिन बाद कियारा ने हॉस्पिटल से छुट्टी ले लिया था, क्योंकि उसकी शादी की रस्में आज से शुरू होने वाली थी, और वो सबको अब और नाराज़ नहीं करना चाहती थी, इसलिए फ़िलहाल के लिए 1 हफ्ते की छुट्टी ले लिया था। शाम को हल्दी थी, जिसके लिए सोनाक्षी और उसके हॉस्पिटल की बाकी लड़कियों ने आकर उसे तैयार कर दिया था। सोनाक्षी जब से आई थी तब से शांत शांत थी, जिसे कियारा कब से नोटिस कर रही थी, लेकिन उसके इतना पूछने के बाद भी उसने अभी तक कुछ नहीं बोला था। कियारा सबको बाहर भेजकर उसे घूरती हुई बोली, अब कुछ बोलेगी कि प्रॉब्लम क्या है? यार अगर तुम बोलोगी नहीं तो मैं या फिर किसी को कोई भविष्यवाणी तो हो नहीं रही है, तो प्लीज़ बोल दो बहन, आखिर प्रॉब्लम क्या है जो तुम अभी भी ये देवदास की फीमेल वर्जन बनकर घूम रही हो? सोनाक्षी कुछ बोलती कि कियारा गुस्से में उठते हुए बोली, ये तो बिल्कुल मत कहना कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, वरना तुम सोच भी नहीं सकती मैं क्या करूँगी। सोनाक्षी एक गहरी सांस लेकर, ताऊ जी ने एक लड़का देखा है मेरी शादी के लिए। कियारा बोली, हाँ तो प्रॉब्लम क्या है, देख लो, पसंद आए तो ठीक, और अगर ना आए तो भी ठीक,
कौन सा ज़बरदस्ती करवाएंगे? सोनाक्षी बोली, लेकिन यार मुझे उससे शादी ही नहीं करनी, तो देखने वाली बात कहाँ से आ गई? आई थिंक मुझे शादी ही नहीं करनी है। कियारा बोली, तो शादी क्यों नहीं करनी है ये भी बता दो, कोई और है जिसे तुम? सोनाक्षी बोली, ऐसा? कियारा बीच में बोली, ऐसा कुछ नहीं है, यही ना? लेकिन मुझे पता है ऐसा कुछ नहीं, ऐसा बहुत कुछ है जो मुझे बिल्कुल भी पता नहीं है। फिर भी अगर तुझे मुझे नहीं बताना तो कोई नहीं। वैसे भी दिव्या भाई को पसंद करती है और भाई मम्मी पापा को भी वो काफ़ी पसंद है, इसलिए मैं सोच रही थी कि मैं भी उसे हरी झंडी दे ही देती हूँ। आखिर किसी को तो एक ना एक दिन आना ही है, तो दिव्या भी चलेगी। वैसे भी मेरे बाद भाई का ही नंबर है। सोनाक्षी उसे घूरते हुए बोली, तो ये बात तू मुझे क्यों बता रही है? उसकी शादी से मुझसे क्या मतलब? कियारा बोली, तो तू इतना भड़क क्यों रही है? तुझे पसंद नहीं क्या भाई के साथ उसकी जोड़ी? यार मतलब जब साथ चलते हैं दोनों तो आग लग जाती है, आग। सोनाक्षी बोली, कुछ ज़्यादा आग नहीं लग रही है? कियारा बोली, मुझे नहीं, जो लोग बोल रहे हैं वो बोल रही हूँ मैं। और तू तो ताऊ जी को हाँ बोल दे, वही बेहतर रहेगा तुम्हारे लिए, क्योंकि ना तो तू किसी को भाव देगी और ना सामने वाले से भाव लेगी, तो फिर यही होगा, इसलिए चुपचाप हाँ बोल दे। सोनाक्षी बोली, तुम फिलहाल के लिए अपने और मयंक के बारे में सोचो, मैं अपना सोच लूँगी। कियारा बोली, वो तो हम दोनों सोच लेंगे, तुम चिंता मत करो। वो तो बस मैं तुम्हारी हेल्प करने की सोच रही थी, लेकिन जब तुम इंटरेस्टेड नहीं हो तो? पूनम जी अंदर आते हुए बोली, किट्टू बेटा मुहूर्त का टाइम हो गया है, अभी और कितनी देर? सोनाक्षी बोली, आंटी अभी इसे बकवास करने से फुर्सत मिले तब ना। कियारा उसे घूरते हुए बोली, मम्मी बस हो गया, आ ही रही थी। पूनम जी बोली, सोना बेटा लेकर आओ, मयंक और बाकी सब लोग वेट कर रहे हैं। सोनाक्षी बोली, जी आंटी। पूनम बाहर चली गई। कुछ देर बाद सोनाक्षी कियारा को लेकर बाहर आई और मयंक के बगल में बैठाते हुए दूर हट गई। इधर वियान अपने ऑफिस में लैपटॉप में बैठा कुछ देख रहा था कि कुछ देर बाद उसके फ़ोन में नोटिफिकेशन आया, तो चेहरे के भाव बदल गए। फिर कुछ मैसेज करके फ़ोन जेब में रखा और लैपटॉप बंद करके बाहर निकल गया। कियारा और मयंक को सब लोग बारी बारी से हल्दी और दोनों को कुछ ना कुछ बोलते हुए परेशान कर रहे थे। मयंक हल्का सा झुकते हुए बोला, कुछ सोचा है? कियारा ने इशारे से पूछा, किस बारे में? मयंक बोला, यार हनीमून के बारे में, कहाँ जाना है, कुछ सोचा है? कियारा गुस्से से स्माइल करते हुए सामने देखकर बोली, चुपचाप शादी कर रही हूँ ना, उतना हजम नहीं हो रहा है तो पाचन की गोली है मेरे पास, खा लो और शांत रहो, ज़्यादा बकवास ना करो। पूनम जी सोनाक्षी को देखते हुए, बेटा कुछ गाओ बजाओ, क्या शांति मचा कर रखा हुआ है, तुम्हारी बेस्टी की शादी है। सोनाक्षी, 1 मिनट आंटी, बोलकर केतन को देखा जो अकेले अपने फ़ोन में लगा हुआ था, तो कुछ सोचते हुए उसके पास आकर बोली, क्या कर रहे हो? केतन उसे देखते हुए, तुम मुझसे बात कर रही हो? सोनाक्षी बोली, नहीं तुम्हारी आत्मा से। और ये दिव्या से क्या चल रहा है तुम्हारा? थोड़ा नहीं, 1 किलोमीटर दूर रहो उससे, मुझे पसंद नहीं कोई तुम्हारे आसपास भी भटके। केतन सर झटक कर जाने लगा। सोनाक्षी उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, केतन आई एम सीरियस। केतन उससे अपना हाथ छुड़ाते हुए बोला, दूर रहा करो तुम मुझसे, और मैं भी काफ़ी सीरियसली बोल रहा हूँ, किसी ने देख लिया तो फालतू में बवाल हो जाएगा, और मैं एक सिंपल इंसान हूँ और मुझे अपना सादा जीवन और अपनी छोटी सी फैमिली ज़्यादा पसंद है। सोनाक्षी बोली, ये गलत कर रहे हो मैं? केतन वापस से उसके पास आते हुए, तुम्हारा और हमारा दूर दूर तक कोई मैच नहीं है, कितनी बार बोला है मैंने, और आज आखिरी बार और सुन लो, और खुश रहो, किट्टू की फ्रेंड हो और वहीं तक रहो तो बेहतर है, इससे आगे जाने के बारे में सोचना भी मत। तुम्हारी वजह से किट्टू मुझसे ना जाने कितनी बार सवाल कर चुकी है, और अब मैं नहीं चाहता इस बारे में कोई भी वो सवाल करे। सोनाक्षी का चेहरा फीका पड़ गया, आंखों में ना चाहते हुए भी आंसू भर आए, तो जल्दी से पलटते हुए बोली, थैंक यू, और वहाँ से जल्दी से अंदर चली गई। 10 मिनट बाद डीजे पर सॉन्ग बजा तो सबका ध्यान सामने चला गया। कियारा ने सीटी मारी तो मयंक उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, कंट्रोल यार, ये क्या कर रही हो? कियारा बोली, मेरी बेस्टी आज पहली बार तो डांस कर रही है, तो इतना तो बनता है। सामने सॉन्ग बजा जहाँ सोनाक्षी, दिव्या और कुछ और लड़कियाँ थीं। 2 लफ्ज़ों में लिख दी मैंने अपनी प्रेम कहानी, तू मेरे दिल का राजा बन जा, मैं तेरे दिल की रानी। केतन ने सुना तो दूसरे साइड चला गया। 2 लफ्ज़ों में लिख दी मैंने अपनी प्रेम कहानी, तू मेरे दिल का राजा बन जा, मैं तेरे दिल की रानी।
भोला भाला दिल जो मेरा कर बैठे नादानी, तू मेरे दिल का राजा बन जा, मैं तेरे दिल की रानी। मयंक और बाकी सब लोग ताली बजा रहे थे। सोनाक्षी, दिव्या और बाकी लड़कियों ने बहुत अच्छा डांस किया। मयंक और बाकी सब लोग ताली बजा रहे थे। मयंक बोला, संगीत के लिए तैयारी कर लेना, सबसे अच्छा हमारा परफॉर्मेंस होना चाहिए। कियारा बोली, तुम अपने बारे में सोचो, बस स्टेप खराब नहीं होने चाहिए। मयंक ने देखा अब दोनों को कोई नहीं देख रहा है तो उसके नाक पर हल्दी लगाते हुए बोला, उसकी चिंता तुम बिल्कुल ना करो। बोलते हुए सबके साथ आगे चला गया। कियारा उसे जाते हुए देख रही थी। केतन उसके पास आते हुए, किट्टू क्या हुआ? कियारा बोली, कुछ नहीं। वैसे भाई, सोना ने अच्छा डांस किया ना? केतन बोला, बड़े बड़े लोग इन सब चीज़ों में माहिर होते हैं। कियारा उसे देखते हुए बोली, मतलब? केतन उसके सर पर हाथ रखते हुए, तू खुश है ना? बस और कुछ नहीं, मैं आता हूँ, पापा की हेल्प करवाना है, बोलकर वहाँ से निकल गया। कियारा बोली, ये भाई को क्या हुआ, वो ऐसा क्यों बोल कर गए हैं? सोनाक्षी उसके पास आते हुए, अब खुश? कियारा बोली, लेकिन ये था किसके लिए? सोनाक्षी बोली, अभी मेरी लाइफ में इसके काबिल कोई आया ही नहीं, जिस दिन आ जाएगा सबसे पहले तुझे ही बताऊंगी। कियारा बोली, सच में ना? सोनाक्षी बोली, कियारा बोली, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है? सोनाक्षी बोली, ज़्यादा दिमाग ना लगाओ और चलो अंदर, फ्रेश नहीं होना क्या? पूनम जी दोनों के पास आते हुए बोली, बेटा फ्रेश हो जाओ तुम दोनों। कियारा बोली, बस जा ही रहे हैं, और सोनाक्षी के साथ अंदर चली गई। केतन ने दोनों को जाते हुए देखा तो खुद से बोला, बड़े बड़े लोगों की बड़ी बड़ी बातें। दूसरे दिन दोपहर में सब मेहंदी लगा रहे थे क्योंकि शाम को संगीत था। मयंक और उसकी फैमिली पहले ही आ चुकी थी। कियारा भी लगभग में तैयार हो चुकी थी। केतन बाहर मेहमानों को देख रहा था। पूनम जी उसके पास आते हुए बोली, केतन बेटा ज़रा किट्टू को देखा, हर चीज़ में इस लड़की को बस लेट करना होता है, बाहर मेहमान इंतज़ार कर रहे हैं। केतन बोला, मम्मी जा रहा हूँ, और शादी है उसकी, इतना लेट तो बनता है, आप बस ऐसे ही टेंशन लेते हो। पूनम जी बोली, समझ रही हूँ मैं, तुम्हारी और उसकी जुगलबंदी, इसलिए बोल रही हूँ, जा और जल्दी लेकर आ। केतन वहाँ का काम किसी और को समझाकर अपने अंदर चला गया। सोनाक्षी बोली, कियारा हो गया यार, अब चल, वरना तेरा मयंक तुझे इतना तैयार देखेगा तो मंडप छोड़कर भाग जाएगा, और तत्काल में दूल्हा मिलना मुझे नहीं लग रहा है इतना भी आसान है। कियारा बोली, ये मजाक था। सोनाक्षी बोली, नहीं, मैं मजाक नहीं कर रही, आई एम सीरियस। कियारा उसे घूरते हुए, जब तेरी होगी तब बताऊंगी। सोनाक्षी खुद से बड़बड़ाई, वही तो टेंशन है, मुझे तो लग रहा है ये जन्म ही कहीं व्यर्थ ना हो जाए। कियारा बोली, कुछ बोला? सोनाक्षी बोली, नहीं, चलो देवी जी, आज बस मेहंदी है, शादी नहीं हो रही है आपकी, जो आप इतना टाइम लगा रही हैं। कियारा बोली, बस हो गया। उनका दरवाज़ा नॉक हुआ। सोनाक्षी बोली, पक्का आंटी होंगी और गुस्सा करने आई होंगी। कियारा बोली, पहले दरवाज़ा तो खोलो। सोनाक्षी बड़बड़ाते हुए जाकर दरवाज़ा खोला तो सामने केतन था। हल्के ग्रीन कुर्ते और वाइट पजामे में कहर ढा रहा था। सोनाक्षी कुछ देर तक उसे ही देखती रही, फिर जल्दी से बिना कुछ बोले साइड हो गई। कियारा बोली, सोना कौन है? सोनाक्षी कुछ नहीं बोली। केतन अंदर आते हुए बोला, किट्टू अभी तैयार क्यों नहीं हुई? चलो बाहर, सब तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहे हैं। कियारा बोली, बस भाई हो गया, आप चलो, मैं आ रही हूँ। वैसे कैसी लग रही हूँ मैं, ठीक तो लग रही हूँ ना? केतन बोला, मेरी गुड़िया सबसे प्यारी लग रही है। बोलते हुए उसके सर पर हाथ रखते हुए बोला, अब जल्दी बाहर आओ, मम्मी और बाकी सब लोग वेट कर रहे हैं। कियारा बोली, बस 5 मिनट। केतन बोला, सोनाक्षी उसे देख रही थी, लेकिन उसने एक बार भी उसे नहीं देखा और जल्दी से बाहर निकल गया। सोनाक्षी खुद से बड़बड़ाई, पता नहीं अपने आप को कौन सी रियासत का राजकुमार समझता है यार, अब इतना भी क्या भाव खाना। कियारा बोली, क्या हुआ? सोनाक्षी बोली, कुछ नहीं, चलो, और उसे लेकर बाहर आ गई और उसे सबके बीच में बैठाकर घर पर फ़ोन करने को बोलकर दूसरी तरफ चली गई, जहां इस समय भीड़ कम था। कियारा को सब लोग मेहंदी लगाने में बिजी हो गए। सोनाक्षी दूसरी तरफ आकर फ़ोन मिलाते हुए बोली, मम्मी क्यों परेशान कर रहे हो यार, पता है ना किट्टू की शादी है, और मैंने आपसे एक बार बोला ना, नहीं मिलना मुझे किसी से तो नहीं मिलना, और क्यों मिलूँ मैं जब मुझे इससे शादी ही नहीं करनी। और अब आप ताऊ जी से भी बोल दो, वो मेरे लिए फालतू में लड़का ना देखें, क्योंकि मुझे शादी नहीं करनी, मतलब नहीं करनी। बोल फ़ोन गुस्से में काट कर अंदर आने लगी और खुद से बड़बड़ाते हुए जा रही थी।
एक बार बोलने पर किसी को समझ क्यों नहीं आता? बोला ना यार, मुझे शादी नहीं करनी। तो फिर क्यों परेशान कर रहे हैं सब के सब लोग? सबको बस मेरे पीछे पड़ना होता है। बोलते हुए सामने केतन से टकरा गई और सीधा उसे लेकर नीचे गिरी। 2 मिनट बाद केतन बोला, ये क्या हरकत है? तुम्हें टकराने के लिए मैं ही मिला हूँ। सोनाक्षी ने उसकी आवाज़ सुनी तो अब सर उठाकर उसे घूरते हुए बोली, हाँ, मुझे दुनिया में 200 करोड़ जनसंख्या में से बस तुम ही मिले हो जिससे मैं टकराना चाहती हूँ, और देखो टकरा भी गई। और कुछ बोलना है तुम्हें? केतन बोला, हटने का क्या लोगी? सोनाक्षी बोली, किसी कर दो, हट जाऊंगी, क्योंकि तुम ही तो 1 पीस बचे हो जिससे मैं ये सब कुछ चाहती हूँ। अब इतना मेहनत से केतन अग्निहोत्री के ऊपर गिरी हूँ तो कुछ तो प्रॉफिट होना चाहिए ना। केतन बोला, वाट तुम्हारा? सोनाक्षी बीच में उठते हुए बोली, मेरा दिमाग बिल्कुल बराबर है, समझे? तो मेरे दिमाग के बारे में तो कुछ बोलना भी मत। फिर खुद से बोली, फट्टू कहीं के, जिस दिन किसी और की हो जाऊंगी तब समझ आएगा। 1 साल से दिमाग चाट कर दही बना कर रखा हुआ है। मैं ही पागल हूँ जो ऐसे इंसान के पीछे पड़ी हूँ जिसे खुद के बारे में पता नहीं। मेरे बारे में क्या घंटा सोचेगा? बोल बड़बड़ाते हुए अंदर चली गई। केतन उसे जाते हुए देख रहा था। क्या बोल रही थी ये लड़की? आखिर इसके कहने का मतलब क्या है और क्या बड़बड़ा रही थी? पक्का कुछ मेरे बारे में ही उल्टा सीधा बक रही होगी। इधर बियान ऑफिस में बैठा अपना काम कर रहा था। 2 मिनट बाद एक लड़की उसके सामने आते हुए बोली, हाय बियान, यार तुम हमेशा इतना काम क्यों करते हो? कभी तो थोड़ा चिल मार लिया करो। बियान बोला, प्लीज़ नंदिनी जाओ, मुझे कुछ काम है, मैं तुम्हारा साथ अभी नहीं दे पाऊँगा। नंदिनी उसका लैपटॉप डाउन करते हुए बोली, मैं अंकल से पूछ कर आई हूँ और तुम्हें इतना काम करना है? पता है ना 2 दिन बाद दादू का बर्थडे है। और क्या गिफ्ट देने वाले हो तुम उन्हें? ज़रा मुझे भी बताओ तो। कुछ सोचा भी है या फिर ऐसे ही कोई प्रोजेक्ट उनके नाम कर दोगे? बियान उसे देखकर कुछ सोचते हुए बोला, इस बार दादू को उनका आज तक का सबसे बेस्ट गिफ्ट मिलेगा जो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा। नंदिनी बोली, सच में अंकल ने बताया है तुम्हें? बियान बोला, किस बारे में? नंदिनी कुछ सोचते हुए, नहीं कुछ नहीं, अब और काम नहीं प्लीज़। बियान बोला, लेकिन यार तुम। नंदिनी उसका हाथ पकड़कर, बियान आज सैटरडे है और सैटरडे को थोड़ा चिल मारना चाहिए, बोलते हुए उसका हाथ पकड़कर बाहर चली गई। सोनाक्षी कियारा के पास आई। कियारा, क्या हुआ? तेरे शकल पर 12 क्यों बजे हैं? सोनाक्षी बोली, तेरे भाई की वजह से। अपने आप को पता नहीं कौन सी रियासत का राजकुमार समझता है। कियारा बोली, हे, मेरे भाई के बारे में कुछ नहीं। हाँ? सोनाक्षी उसे घूरते हुए बोली, जो जैसा होता है वैसा ही बोला जाता है, तो ज़्यादा तारीफदारी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो उस लायक बिल्कुल नहीं है। कियारा बोली, क्या किया भाई ने सो इतना भड़की हुई हो? सुबह से तो सब ठीक था। सोनाक्षी मुंह बनाते हुए बोली, छोड़ो यार, ऐसे इंसान का नाम ही मत ले। तू मेहंदी सूखा, मैं आंटी की हेल्प करवा दे रही हूँ। बोल वहाँ से चली गई। 2 मिनट बाद केतन बोला, किट्टू, तेरी फ्रेंड का ऊपर का माला खाली है क्या? इसके पास डॉक्टर की डिग्री है या फिर बस बाप के पैसे से खरीद लिया है? किट्टू बोली, भाई क्या हुआ आप दोनों को? केतन बोला, कुछ नहीं, तू मेहंदी लगा, बोलकर वहाँ से चला गया। कियारा खुद से बोली, कहीं मेरा शक सही तो नहीं है? अब तो पक्का कुछ करना पड़ेगा, वरना पता कैसे चलेगा? और मुझे तो नहीं लग रहा है ये दोनों कुछ भगने वाले हैं। कुछ सोच कियारा, वो भी जल्दी से। कियारा के काफ़ी कहने पर सोनाक्षी ने भी मेहंदी लगा लिया और बाकी सब ने भी। कुछ देर और मस्ती करने के बाद सब अपने अपने मेहंदी को सूखने का वेट करने लगे। मयंक ने देखा सब लोग बिजी हैं तो कियारा के पास आते हुए बोला, तो आज सबको दिखा देना है कि हमारा डांस ही बेस्ट होगा। कियारा बोली, हमारा नहीं, तुम अपना सोच लो। वैसे सच में तुम्हें डांस आता तो है ना? मयंक बोला, यार तुम मेरा मजाक मत बनाओ, तुमसे अच्छा डांस करता हूँ मैं। और फिर अपने हाथ को देखते हुए बोला, और अब तो ये मेहंदी का रंग बताने वाला है कि मेरी लाइफ में तुम्हारा कितना प्यार बरसने वाला है, या फिर अनलक्की हूँ मैं इस मामले में। कियारा बोली, सब केमिकल का कमाल है, तो भ्रम में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, सब बकवास बातें होती है। मयंक बोला, यार दिल तो ना तोड़ो, मेरा मन रखने के लिए ही सही बोल दो। मयंक, आज हमारे प्यार की जीत होगी, और देखना तुम्हारे मेहंदी का कलर डार्क नहीं, इतना डार्क होगा कि लोग सालों साल याद रखेंगे। कियारा बोली, हो गया बकवास। मयंक बोला, यार होने वाला पति हूँ तुम्हारा, कुछ तो इज्जत करो। कियारा स्माइल करते हुए बोली, वो क्या है ना, होने वाले पति। आपको देखकर पति वाली फीलिंग ही नहीं आ रही है? जब आएगी तो कर लूँगी इज्जत, पैसे भी कहाँ भागे जा रहे हो तुम? मयंक एक नज़र ऊपर किया, फिर कियारा को देखते हुए बोला,
सच में लग रहा हूँ फंसने वाला हूँ मैं। कियारा बोली भाग जाओ, अभी भी वक्त है। मयंक बोला यार कुछ तो रहम खाओ। सोनाक्षी दोनों के पास आते हुए बोली जीजा जी 2 दिन और रुक जाइए, उसके बाद ये हाथ भी आपका और हाथ वाली भी आपकी ही हो जाएगी। इतना एक्साइटेड क्यों हो रहे हो? मयंक बोला वैसे मैं क्या सोच रहा हूँ, आप भी कम खूबसूरत नहीं हैं। मैं तो सोच रहा हूँ आप मुझसे पहले क्यों नहीं मिली। अगर आप पहले मिल गई होती तो आज यहाँ हम दोनों की शादी हो रही होती। कियारा उसे देखते हुए अभी भी अगर तुम दोनों की इच्छा है तो मैं साइड होने के लिए तैयार हूँ, कर सकते हो। सोनाक्षी बोली कोई ज़रूरत नहीं है, और जीजा जी आप अपने डॉक्टर साहिबा को संभालिए, मुझे संभालना हर किसी के बस की बात नहीं है मेरे लिए तो कोई। फिर केतन को कुछ दूर पर बात करते देखा तो थोड़ा तेज़ आवाज़ में बोली कोई रियासत का राजकुमार आएगा, कम से कम उसके अंदर मुझे एक्सेप्ट करने की कैपेसिटी तो होगी, वरना कुछ लोग तो बस दिखाने के लिए होते हैं। मयंक बोला क्या बात है, रियासत का राजकुमार। कियारा भी उसे ही देख रही थी और अब उसकी नज़रों का पीछा किया तो केतन पर जाकर रुक गई। कियारा खुद से बोली ओह अच्छा, तो भाई को सुनाया जा रहा है। वही तो मैं सोच रही थी ये लड़की इतना चिल्ला क्यों रही है। अब तो पक्का कन्फर्म हो गया, दोनों का कुछ तो चल रहा है। कियारा उसे देखते हुए वैसे सोना ये रियासत का राजकुमार कहीं हमारे अगल बगल तो नहीं है ना? सोनाक्षी बोली बिल्कुल नहीं, और चलो अब कुछ खाना पीना है तो। केतन जूस में स्ट्रॉ डाल कर कियारा के सामने रखते हुए बोला लो और कम बोलो, एनर्जी कम वेस्ट होगी, अभी रात को डांस भी तो करना है। कुछ लोगों के चक्कर में अपनी एनर्जी वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कियारा बोली भाई मैं कहाँ, वो तो सोना। केतन बोला कुछ लोगों को कुछ भी बकवास करने की आदत होती है, तुम आराम से इसे ख़त्म करो। सोनाक्षी उसे घूरते हुए बोली किट्टू तुझे पता है कुछ लोगों को फेक एटीट्यूड दिखाने की आदत होती है, सो तो ऐसे करते हैं जैसे वो ना हो तो दुनिया जैसे ख़त्म ही हो जाए। तू आराम से अपना जूस एंजॉय कर, मैं आंटी से मिलकर आती हूँ, बोलकर एक नज़र केतन को घूरकर वहाँ से चली गई। केतन भी उसे जाते हुए बस घूर रहा था। कियारा बोली भाई ये कहीं आपके लिए तो नहीं था ना, मतलब आप दोनों का कुछ चल रहा है क्या? केतन उसे देखते हुए बोला कुछ भी सोचती है, कहाँ वो और कहाँ हम। हमें अपने औकात से ज़्यादा सपने नहीं देखने चाहिए, और वो मेरे टाइप की नहीं है। कियारा बोली मतलब आपको वो पसंद है? केतन बोला ऐसा कुछ नहीं है और ना ही कभी हो सकता है। वो यहाँ तब तक है जब तक तुम्हारी शादी है, और तभी तक मैं उसकी बकवास बातें बर्दाश्त कर रहा हूँ कि वो तेरी दोस्त है। नहीं तो तुम अच्छे से जानती हो केतन अग्निहोत्री आज तक कभी किसी की बकवास नहीं सुनता है। कियारा कुछ सोचते हुए बोली वो तो है, वही मैं सोच रही थी। केतन बोला मैं जा रहा हूँ, बोलकर वहाँ से आगे चला गया। मयंक बोला ये भाई और सोनाक्षी का कुछ चल रहा है क्या? कियारा अपना जूस पीते हुए पता नहीं। पूनम जी उसके पास आते हुए बोली बेटा कुछ देर तुम दोनों आराम कर लो, शाम को संगीत है। कियारा बोली बस मम्मी जा रही थी। पूनम ने मयंक को भी आराम करने को बोलकर वहाँ से चली गई। मयंक कियारा को देखते हुए बोला मैं छोड़ दूँ? कियारा बोली शादी में इंटरेस्टेड नहीं है, जो दिन में सपने देख रहे हो, चुपचाप शांति से जाओ। मयंक जूस उसके हाथ से लेकर पीते हुए कम से कम उसे ही शेयर कर देती यार। सोनाक्षी वापस से आते हुए बोली कियारा चल। मयंक बोला अरे मैं छोड़ देता। सोनाक्षी बोली सच में? कियारा बोली ज़्यादा बकवास नहीं, चल, और मुझे तुझसे कुछ बात करनी थी। मयंक बोला सच्चे आशिकों की तो कोई कद्र ही नहीं है। सोनाक्षी बोली बिल्कुल जीजा जी, ये बात आपने बिल्कुल सही बोली है। कियारा दोनों को घूरते हुए बोली मैं खुद ही चली जाती हूँ, तुम दोनों आराम से बात करो, बोलकर अकेले निकल गई। सोनाक्षी मयंक को देखते हुए पिटवाएंगे आप? 2 दिन और नहीं रुक सकते थे? उसके बाद तो घूम फिर कर आपके पास ही तो आएगी। मयंक कियारा को जाते हुए देखकर बोला वो ऐसे गुस्सा करते हुए कुछ ज़्यादा क्यूट लगती है। सोनाक्षी बोली ओ हो क्यूट के चक्कर में वो किसी और के गले में वरमाला ना डाल दे, याद रखिएगा, बोल कियारा के पीछे निकल गई। तो मयंक भी सर झटक कर वहाँ से निकल गया। दूसरे दिन संगीत भी अच्छे से बीत गया। आज शादी थी और सबने मिलकर शादी होटल से करने का फैसला किया। कियारा और मयंक की शादी ग्राउंड फ्लोर पर थी, जिसमें दोनों परिवार बिजी थे। कियारा होटल के अपने रूम में तैयार हो रही थी। सोनाक्षी थोड़ी थोड़ी देर पर उसे परेशान कर रही थी। कुछ देर बाद उसे देखते हुए बोली वैसे यहाँ ऊपर वाले फ्लोर पर भी शायद कोई फंक्शन है, काफ़ी अच्छे से डेकोरेट किया जा रहा है। कियारा बोली तुम्हें वहाँ भी जाना है तो जाओ, मैं अपनी शादी संभाल लूँगी।
सोनाक्षी बोली, ऐसे कैसे? अपनी इकलौती बेस्ट फ्रेंड को छोड़कर कहीं और जाऊंगी? बिल्कुल नहीं। वैसे तुम्हारी परमिशन हो तो मैं मयंक जीजू को देख आऊं और मिल भी लूँगी, और शादी से पहले कुछ बोलना है तो बता भी दूंगी। कियारा उसे घूरते हुए बोली, ज़्यादा बकवास नहीं हो रहा है? अपने तो पता नहीं क्या क्या कांड कर रही हो और बातें मेरी करके बेवकूफ़ बना रही हो, तो रहने दो, कोई ज़रूरत नहीं है। सोनाक्षी बोली, अनरोमांटिक इंसान। कियारा बोली, जी बिल्कुल देवी जी, ऐसे ही ठीक हूँ मैं। आपने रोमांस करके कौन सा झंडा गाड़ लिया है जो मैंने नहीं गाड़ा है? सोनाक्षी उसकी बात को टालते हुए बोली, तुम आराम से तैयार हो जाओ, मैं आ रही हूँ, बोलकर बिना उसकी आगे और कोई बात सुने बाहर निकल गए। वियान होटल के सबसे ऊपर फ्लोर पर खड़ा नीचे सब कुछ आराम से देख रहा था। फिर खुद से बोला, बस कुछ घंटे और मिस कियारा अग्निहोत्री, उसके बाद तुम हमेशा हमेशा के लिए वियान राजवंशी के मुट्ठी में कैद हो जाओगे। आज तक वियान राजवंश को किसी की हिम्मत नहीं हुई ना बोलने की, और तुमने मुझसे ना बोलकर वो गलती किया है जिसकी भरपाई तुम इस जन्म में क्या 7 जन्मों तक चुकाओगी तो भी सज़ा पूरी नहीं होगी। बोलते हुए हाथ में पकड़ा हुआ ड्रिंक एक बार में ही सारा पी गया। विद्युत सारी तैयारियों को अच्छे से देख रहा था कि कहीं कोई कमी ना हो जाए, क्योंकि आज दादाजी का बर्थडे था और सब मिलकर उन्हें सरप्राइज़ पार्टी देने वाले थे। वियान पहले ही सब चीज़ें देख चुका था, बस लास्ट का थोड़ा बहुत जो बचा था जिसे विद्युत सबके साथ मिलकर उसे सेट करने में लगा हुआ था। सोनाक्षी एक साइड खड़ी बाहर गार्डन को देखकर सोच रही थी, एक ही तो बहाना था, वो भी खत्म हो जाएगा। उसके बाद वो केतन से क्या कभी नहीं मिलेगी? क्या सच में वो उसकी फीलिंग को कभी नहीं समझेगा? उसे हमेशा ऐसा क्यों लगता है कि दोनों का मैच नहीं, या फिर उसके घर वाले उसके लिए नहीं मानेंगे? क्या पता दोनों मिलकर मनाए तो मान जाए, सब ठीक हो जाए और हम दोनों एक साथ हों। पीछे से पूनम जी की आवाज़ आई, बेटा तुम यहाँ क्या कर रही हो? किट्टू तैयार हो गई तो तुम भी तैयार हो जाओ। सोनाक्षी बोली, बस आंटी आ रही थी। पूनम जी उसके सर पर हाथ रखते हुए बोली, ज़्यादा दूर नहीं जा रही है तुम्हारी बेस्टी, तो ये सड़ा फेस की जगह स्माइल करो, स्माइल करते हुए ही अच्छी लगती हो तुम। सोनाक्षी उनके गले लगते हुए बोली, आई लव यू आंटी। पूनम जी बोली, ये इतना मक्खन क्यों भाई? सोनाक्षी बोली, क्योंकि आप कूल हो। पीछे से आवाज़ आई, और मैं अकेले अकेले तारीफ गलत बात है? सोनाक्षी बोली, आंटी किसी को जलन हो रही है क्या? अनिल जी बोले, जलन? बिल्कुल, अकेले अकेले मेरी बीवी की तारीफ करने का हक सिर्फ मुझे है, बाकी किसी को नहीं। सोनाक्षी बोली, बिल्कुल, तो अब आप आराम से अपनी बीवी की तारीफ कीजिए, मैं जा रही हूँ। वैसे आप भी आज एकदम हॉट लग रहे हो, बचकर रहना, लड़कियों से कहीं कोई आपके ऊपर फिदा ना हो जाए। वैसे 100% चांस है, बोलकर एक आंख दबा दिया। पूनम जी बोली, रुक जाओ, बता रही हूँ तुम्हें। सोनाक्षी अब जल्दी से वहाँ से भाग गई। अनिल बोले, ये बच्चे भी ना, वैसे क्या सच में मैं इतना हॉट लग रहा हूँ, लेकिन मुझे गर्मी फील क्यों नहीं हो रही है? पूनम जी बोली, सच में आप भी ना बच्चों के साथ कुछ भी बकते हो, बेटी की शादी है और आपको यही सब पड़ी है, बोलकर जाने लगे। अनिल उनका हाथ पकड़ते हुए, आप देखती ही नहीं हैं अच्छे से, इसलिए आपको पता नहीं चलता, कभी प्यार से देखिए तो पता चले कि सच में मैं कितना हॉट हूँ। पूनम उनसे हाथ छुड़ाकर जाते हुए, बहुत सारे काम पड़े हैं, चलिए, और मेहमानों को भी देखना है, बोलते हुए आगे निकल गए। अनिल बोले, चलो भाई अग्निहोत्री साहब, बीबी के पास आपके लिए बिल्कुल टाइम नहीं है। सोनाक्षी कियारा के रूम में जा रही थी कि किसी ने उसका हाथ पकड़कर एक साइड खींच लिया। 2 मिनट बाद वो बिना कुछ बोले बस सामने देख रही थी, जहाँ केतन गुस्से से उसे घूरते हुए बोला, मेरी फैमिली से दूर रहने को बोला था ना, तो इतना क्यों चिपक रही हो? और वैसे भी इन सब का कोई मतलब नहीं है, कुछ नहीं होने वाला है तुम्हारे ये सब करने से। सोनाक्षी उसका हाथ हटाकर बिना कुछ बोले जाने लगी। केतन पीछे से बोला, आज लास्ट दिन है तुम्हारा यहाँ। सोनाक्षी अब रुक गई और उसके पास आते हुए बोली, बताने के लिए थैंक यू, मैं भी यही चाहती हूँ कि आज के बाद हम फिर कभी ना मिलें, लेकिन एक बात याद रखना, किसी और से भी मिलना पॉसिबल नहीं होगा, इतना गहरा असर छोड़ जाऊंगी कि भूलना चाह कर भी कभी नहीं भूल पाओगे। केतन ने चेहरा घुमाना चाहा, लेकिन सोनाक्षी उसके चेहरे को हाथ में लेते हुए बोली, तुम इस दिल और दिमाग में ठहरने वाले पहले थे और पहले ही रहोगे। जिस्म को कोई भी छू सकता है, लेकिन मेरी आखिरी सांस तक इस दिल में तुम थे और तुम ही रहोगे, बोलकर जल्दी से वहाँ से निकल गई। केतन उसके इतना नज़दीक होकर बोलने से बस सांस रोके कर खुद को कंट्रोल कर रहा था।
उसके जाते ही हाथ दीवार पर मारने लगा और तब तक मारता रहा जब तक कि पूरी तरह से उसका हाथ घायल नहीं हो गया। 5 मिनट बाद सोनाक्षी ने खुद को ठीक किया और कियारा के रूम में आई तो वो उठते हुए बोली, ये क्या है यार, मेरी शादी है, इसका क्या मतलब? तुम मुझे अकेले छोड़कर भाग जाओगी? सोनाक्षी बोली, सॉरी, वो बस आंटी अंकल से बात कर रही थी। कियारा उसका हाथ पकड़कर बैठाते हुए बोली, तो ये आंखें क्यों लाल हैं? भाई से लड़के आ रही है ना? सोनाक्षी कुछ नहीं बोली। कियारा उसके बगल में बैठते हुए बोली, यार तुम दोनों की प्रॉब्लम क्या है? मुझे बात भी नहीं करने दे रही है। एक बार बोलने तो दे, क्या पता कोई प्रॉब्लम हो जो वो तुम्हें नहीं बता रहे हैं। नहीं तो भाई ऐसे बिल्कुल नहीं है कि किसी को हर्ट करें, और तुझे तो बिल्कुल भी नहीं। सोनाक्षी बोली, छोड़ न जाने दे, शायद मैं ही गलतफहमी की शिकार हो गई थी। आज के बाद वैसे भी मैं यहाँ नहीं आऊँगी और मैंने सोच लिया है कुछ दिन बाद मुंबई छोड़ दूँगी और यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊँगी तो सब ठीक हो जाएगा। कियारा उठते हुए बोली, पागल हो गई है क्या? ऐसे कैसे सब ठीक हो जाएगा? और तुमसे कुछ नहीं होगा, मैं बात करूँगी भाई से। सोनाक्षी बोली, तुझे मेरी कसम है, तू किसी से कुछ नहीं कहेगी। जो था अब सब कुछ खत्म हो गया। वो मुझे अपनी लाइफ में नहीं चाहता तो मैं ज़बरदस्ती नहीं करूँगी। और तू छोड़ यार ये सब, अभी फ़िलहाल में अपने और मयंक के बारे में सोच। हनीमून पर कहाँ जाना है? कियारा उसे घूर रही थी। सोनाक्षी उसके गले लगते हुए बोली, प्लीज़ फ़िलहाल के लिए कुछ दिन इन सब बातों को यहीं छोड़ दो। आज तुम्हारा दिन है, उसे मेरी या फिर किसी और की वजह से बर्बाद मत करो। कियारा बोली, लेकिन? सोनाक्षी बोली, ठीक है, मैं एक बार कोशिश करूँगी जानने की। कियारा बोली, सच में? सोनाक्षी बोली, अब स्माइल करो। कियारा बैठते हुए बोली, काश भाई मान जाए। सोनाक्षी खुद से बोली, इम्पॉसिबल है, वो नहीं मानेगा। वियान तैयार होकर एक नज़र खुद को देखा और फिर किसी को फ़ोन मिलाते हुए बोला, काम हो गया? उधर जो कुछ भी बोला गया उसके चेहरे के हाव भाव पूरी तरह से बदल गए और फ़ोन काट कर जेब में रखते हुए बोला, आज का दिन तुम कभी नहीं भूलोगी कियारा अग्निहोत्री। बस अफसोस करोगी कि तुम क्यों वियान राजवंश से टकराई। उम्मीद करती हूँ यह कहानी आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। वियान राजवंश के दिमाग में चल रहे तूफान से कायरा की ज़िंदगी क्या मोड़ लेगी, पर जो भी होगा सस्पेंस और रोमांस से भरपूर होगा। तो आप लोग कहानी को एंजॉय करते रहिए और कहानी के अगले भाग को देखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।